नमस्कार। हमारी आज़ादी की, हमारी फ्रीडम की हदें क्या हैं? क्या सरकार बस एक कानून पास करके उसे हमसे छीन सकती है? आज हम आज़ाद भारत के पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स में से एक को समझने जा रहे हैं, द केस ऑफ ए के गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। ये वो केस है जिसने पहली बार भारत में पर्सनल लिबर्टी के मतलब को टेस्ट किया था। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई कानून आपकी आज़ादी छीन सकता है, भले ही वो कानून अनफेयर क्यों ना हो? सिर्फ इसलिए कि संसद ने उसे पास कर दिया है, क्या वो सही हो जाता है? यही वो बड़ा सवाल था जो गोपालन केस के सेंटर में था। इस पूरे मामले को समझने के लिए चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल है 1950। भारत एक नया नवेला आज़ाद देश है जिसके पास एक ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। और यह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं था, ये हर नागरिक को आज़ादी और अधिकारों का एक नया वादा था। माहौल में एक उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की फीलिंग थी। और इसी नए गणतंत्र की कहानी में एंट्री होती है एक बागी की, एक रेबल की, और यहीं से हमारी कहानी असल में शुरू होती है। तो ये ए के गोपालन आखिर थे कौन? वो एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। वो मजदूरों के हक के लिए लड़ते थे और सरकार के एक बहुत बड़े आलोचक थे। मतलब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से वो हमेशा सरकार की नजरों में रहते थे। 1947 में उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि इस शक पर किया गया था कि वो भविष्य में पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। सो ही वॉज अरेस्टेड फॉर वॉट माइट हैपन, नॉट फॉर वॉट हैड ऑलरेडी हैपेंड। और जेल में रहते हुए ही गोपालन ने अपनी इस हिरासत को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और यहीं से पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए देश की पहली बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। द स्टेज वॉज सेट। तो गोपालन का तर्क क्या था? उनका कहना था कि उनकी ये हिरासत उनके फंडामेंटल राइट्स पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इससे आर्टिकल 19 यानी कहीं भी आने जाने की आज़ादी का उल्लंघन होता है। इससे आर्टिकल 21 यानी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का भी उल्लंघन होता है। और सबसे ज़रूरी, इससे आर्टिकल 22 का उल्लंघन होता है, जो गिरफ्तारी के वक्त कुछ लीगल प्रोटेक्शंस की गारंटी देता है। और यहीं पर हम इस केस के असली टकराव को देखते हैं। गोपालन की दलील थी फेयर प्रोसीजर की, मतलब प्रक्रिया सिर्फ कानूनी ना हो बल्कि फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था, हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया है। उनका कहना था कि फेयरनेस देखना कोर्ट का काम नहीं है, जब तक ये कानून है और हम उसे मान रहे हैं तब तक सब ठीक है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जो कानून की नज़र में तो सही था, पर शायद इंसाफ की नज़र में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो एकदम सीधा और साफ था। कोर्ट ने कहा, हाँ, सरकार किसी को भी डिटेन कर सकती है, बस शर्त यह है कि इसके लिए एक वैलिड कानून हो और उस कानून में लिखी प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो। दूसरे शब्दों में कोर्ट ने यह देखने से ही मना कर दिया कि कानून खुद फेयर है या नहीं। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। और इसी फैसले ने भारतीय कानून में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को सीमेंट कर दिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब तक संसद कोई कानून बनाती है और सरकार उसमें लिखी प्रक्रिया का पालन करती है, तब तक पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। कैसे छीना, यह मैटर करता था, क्यों छीना, यह नहीं। जस्टिस पतंजलि शास्त्री का ये कोट इस फैसले का पूरा सार है। उन्होंने कहा, आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मांगता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं। और ये छोटा सा अंतर, ये सब कुछ था। दिस डिस्टिंक्शन वॉज एवरीथिंग। और इसका नतीजा क्या निकला? आज़ादी की एक बहुत ही संकीर्ण, एक नैरो इंटरप्रिटेशन। लिबर्टी अब बस कानून और प्रक्रिया की चार दीवारी में कैद हो गई थी। कानून खुद कितना फेयर है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तो अंतिम फैसला क्या रहा? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मान लिया गया। कोर्ट ने आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम्स और आर्टिकल 21 यानी लिबर्टी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी और कहा कि ये दोनों अलग अलग हैं। और आखिर में ए के गोपालन ये केस हार गए। लेकिन गोपालन की ये हार बेकार नहीं गई। इस हार ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी, एक ऐसी विरासत जिसने भारतीय कानून की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि भारत में पर्सनल लिबर्टी की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक्चुअली ये तो बस शुरुआत थी। और यहां कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1950 में गोपालन केस ने एक बहुत ही नैरो व्यू दिया।
लेकिन 28 साल आगे चलते हैं 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने लॉजिक को पूरी तरह से पलट दिया। मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रोसीजर सिर्फ लीगली करेक्ट नहीं बल्कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने गोपालन केस की सोच को तोड़ दिया और ड्यू प्रोसेस की स्पिरिट को भारतीय कानून में शामिल कर लिया। वो नैरो व्यू आखिर में खत्म हो गया। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। साल 1950, पिटिशनर ए.के. गोपालन। मुद्दा, क्या सरकार सिर्फ एक कानून बनाकर किसी को हिरासत में ले सकती है? फैसला, एक चौंकाने वाला हाँ, थैंक्स टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फैसले को बाद में मेनका गांधी केस में ओवररूल्ड कर दिया गया। आखिर में गोपालन केस को भारत में लिबर्टी की कहानी का पहला चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक फ्लॉट चैप्टर था, एक नैरो व्यू था, लेकिन इसने वो नींव रखी जिस पर फंडामेंटल राइट्स की आने वाली हर लड़ाई लड़ी जानी थी। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। गोपालन अपना केस तो हार गए, पर क्या उनकी लड़ाई ने आखिरकार बाकी सबके लिए आज़ादी जीत ली? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान की कानूनी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी को शेप कर सकती है।